आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं। आज का मुद्दा है गुजरात इलेक्शन, हार बड़ी या फिर जीत बड़ी। दरअसल साल के मोस्ट वांटेड गुजरात इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद गुजरात की तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। बीजेपी जहां छठी बार सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार को भी जीत बता रही है। कांग्रेस यह कह रही है कि 22 साल हुकूमत करने के बाद भी बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट गई। इससे कांग्रेस अपने हाथ के मजबूत होने का दावा कर रही है। शायद यही वजह है कि हार के बावजूद राहुल गांधी गुजरात के नतीजे अच्छे उन्हें लग रहे हैं और वो पीएम पर जमकर हमला बोल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या गुजरात के नतीजे आम इंतखाबात में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे या मोदी मैजिक ही आने वाले वक्त में बरकरार रहेगा। बीजेपी की जीत से क्या वाकई कांग्रेस मजबूत हुई है? सवाल यह भी कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी कांग्रेस युक्त गुजरात का सामना कैसे करेगी? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, गुजरात इलेक्शन के नतीजे सामने आ चुके हैं और तस्वीर साफ है और बीजेपी छठी बार इक्तदार में है और छठी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सवाल इसको लेकर के लगातार है कि आखिर ये बड़ी जीत है या फिर बड़ी हार है। गुजरात इलेक्शन हारने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी ने पीएम पर कई हमले भी किए। इन सब के साथ ही गुजरात की हार में अपनी जीत तलाशते वो नजर आए। वहीं बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार किया है। इन सब के बीच सवाल यह है कि गुजरात के नतीजे मुस्तकबिल में इंतखाबी जंग पर क्या असर डालने वाले हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत और हमारे साथ जुड़ेगा एक खास पैनल। गुजरात असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। राहुल गांधी के चेहरे पर नजर आ रहा जोश, राहुल की खुशी बयान कर रहा था कि कांग्रेस भले ही गुजरात हार गई, लेकिन गुजरात ने कांग्रेस की रफ्तार बढ़ा दी और राहुल गांधी को पका हुआ लीडर बना दिया है। साथ ही गुजरात ने आगे के लिए नौजवान लीडर भी तलाश लिए हैं। जीत होती है, लेकिन बीजेपी जीत की खुशी से ज्यादा सीटों की कमी पर गौर व फिक्र कर रही थी, क्योंकि 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, तो इस बार महज 99 सीटें मिली। पिछले इंतखाबात के मुकाबले बीजेपी 16 सीटें हार गई है, तो कांग्रेस को 61 सीटें मिली थी। मतलब कांग्रेस पिछले इंतखाबात के मुकाबले 19 सीटें ज्यादा जीती। शायद इसीलिए ही राहुल गांधी की नजर में नतीजे बेहतर हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। 3-4 महीने पहले जब हम गुजरात गए थे तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं सकती। रिजल्ट आपने देखा, बीजेपी को जबरदस्त झटका पड़ा है। हमारे लिए काफी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, हार गए, जीत सकते थे, वहां थोड़ी कमी हो गई। मैं गुजरात के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन पीएम मोदी के लिए गुजरात की जीत डबल खुशी है, जिसे वो तारीखी जीत बता रहे हैं। गुजरात के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये अभूतपूर्व चुनाव है। पार्लियामेंट की चौहद्दी की सर्द हवा में राहुल गांधी का गर्म लहजा बीजेपी पर हमलावर था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गुजरात मॉडल को अपने तरीके से बयान किया। जो मोदी जी का मॉडल है, एक्चुअली उसको गुजरात के लोग मानते नहीं हैं। प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मगर अंदर से खोखला है। गुजरात इंतखाबात के दौरान मुल्क ने हर लीडर को सुना। विकास मुगल, पाकिस्तान, अय्यर, विकास पागल हो गया। लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि पीएम बदउनवानियों पर नॉन स्टॉप बोलते हैं, लेकिन वो अमित शाह के बेटे जय शाह के करप्शन पर क्यों एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं? पीएम रफल में हुए इतने बड़े करप्शन पर आखिर अब तक क्यों खामोश हैं? मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात नॉन स्टॉप करी।
नॉन स्टॉप करी। आज राफेल के मामले में और जय शाह के मामले में मोदी जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? सियासी पंडितों का कहना है कि गुजरात में बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस को मजबूती मिली है, क्योंकि बीजेपी की जीत ने सिर्फ उसकी नाक ही बचाई है, क्योंकि 22 साल हुकूमत करने के बाद भी बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट गई। सवाल यही है कि 2019 के आम इंतखाबात में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। क्या राहुल के सदर बनने के बाद कांग्रेस उलटफेर करने में कामयाब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं और सवाल यह भी है कि कांग्रेस ये कह रही है कि उसके लिए ये जीत विन विन वाली सिचुएशन की है और अखलाकी जीत नजर आ रही है, और कांग्रेस के सदर राहुल गांधी भी मीडिया के सामने 24 घंटे बाद जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम नतीजों से मुतमईन हैं और बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। क्या वाकई बीजेपी के अंदर खाने इस तरह की बातचीत है? क्या वाकई बीजेपी इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन कर रही है कि क्यों आखिर लगातार अपने गढ़ को जो बीजेपी बनाए हुए थी उसमें 100 से भी नीचे आने पर वो मजबूर हो गई, या फिर वाकई आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक वेकअप कॉल है? लेकिन कांग्रेस को क्या इसमें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के पास से तो अपना भी हिमाचल चला गया और इनके साथ साथ गुजरात में भी वो इख्तियार में तो नहीं आए। तो क्या कुछ महज सीटों का इजाफा कांग्रेस को एक बूस्टअप दे देता है? और क्या वाकई कांग्रेस को इतना खुश होना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं और इन सब के बीच सवाल दरअसल मुस्तकबिल को लेकर के भी है कि आने वाले साल में 8 असेंबली इलेक्शंस हैं, उसके बाद साल 2019 में जनरल इलेक्शंस हैं, उन पर क्या कुछ असर होगा? हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं राकेश कपूर जी, और हमारे साथ निनाद सेठ साहब हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। अपने नाज़रीन को बता दें कि थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के भी लीडरान जुड़ेंगे, उनको भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन जरा हम इस वक्त एक्सपर्ट रिएक्शन ले लें। राकेश कपूर जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। नतीजे क्या कहते हैं? हर बार जब इलेक्शन होता है उसके नतीजे आते हैं तो वो आने वाले वक्त का इशारा कर देता है। ये नतीजे क्या इशारा करते हैं दोनों पार्टियों के मुस्तकबिल के हिसाब से? देखिए, ये नतीजे जो हैं वो एक जिनको कहते हैं ना, ये तवारीखी नतीजे हैं एक तौर से इस दौर के। और तवारीखी नतीजे इस वजह से हैं चूंकि दोनों ही पार्टियां इसमें खुश हो सकती हैं। तो राहुल गांधी जो खुश हो रहे हैं वो बेवजह नहीं हो रहे हैं, और बीजेपी और वजीर आजम ने जिस तरीके से कल बीजेपी के जो हेड ऑफिस है वहां पर जो खुशी जाहिर की वो भी बेवजह नहीं है। दोनों की वजूहात हैं, दोनों अपनी अपनी वजह से खुश है। बीजेपी इसलिए खुश है चूंकि उनकी सरकार बन रही है, अल्टीमेटली वो जीते हैं। और कांग्रेस पार्टी इसलिए खुश है क्योंकि उन्होंने गुजरात का जो राजनीतिक माहौल है, जो सियासी माहौल है, वो बदल करके रख दिया है। जो यूएसपी था नरेंद्र मोदी जी का, वो गुजरात में वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो था गुजरात मॉडल। वो यूएसपी को चैलेंज कर दिया है राहुल गांधी ने। गुजरात मॉडल इज अंडर अटैक। कि अगर गुजरात की जगह पर कोई दूसरा सूबा होता, वहां पर इतनी ज्यादा सीटों में बढ़ोतरी हो जाती, तो फिर इतनी ज्यादा खुशी कांग्रेस को नहीं होती। ये गुजरात है इसलिए उसको खुशी हो रही है। देखिए, इसकी वजह यह भी है कि गुजरात में मोदी साहब की गवर्नमेंट हो, बजाते खुद मोदी साहब हो, उन्होंने पूरी अपनी हस्ती दांव पर लगा दी गुजरात जीतने के लिए। तो इसमें राहुल गांधी की जीत है, बिकॉज राहुल गांधी जो है वो एक उभर करके आया है कि जो डायरेक्ट वजीर आजम को चैलेंज कर रहा है, डायरेक्ट बीजेपी की जो जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी बीजेपी की नीतियां हैं, सबको उन्होंने जो है वो डायरेक्ट चैलेंज पे लिया है। और सबसे बड़ा जो राहुल गांधी जिसकी तरफ बार बार इशारा, लेट मी कंप्लीट, जो बार बार इशारा कर रहे हैं वो ये है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिस पर 2014 में 2 मुद्दों पर बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। अब मेरी बात पर आप गौर कीजिए, भ्रष्टाचार और गुजरात मॉडल, दोनों मुद्दों को राहुल गांधी ने अपने निशाने पर लेकर के दंड पहुंचाया। हाँ, बीजेपी को जो है वो डिसआर्म कर दिया इस मामले पर। ये राहुल गांधी की जीत है और ये बताता है आगे का, एंड देयर इज ए न्यू नैरेटिव इमर्ज्ड।
जो एक नया सियासी जुमला कहें या एक नई सियासी जुबान गुजरात ने निकाली है, वो ये निकाली है कि गुजरात में जो लोगों के मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उन पर अब राजनीति, उन पर अब सियासत होनी चाहिए, ना कि और दूसरे मुद्दों पर, ना कि जज्बाती मुद्दों पर। तो ये एक इमोशनल कार्ड या फिर मजहबी कार्ड नहीं, बहुत बड़ा चेंज। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है कि असल में इमोशनल कार्ड और जो मजहब का कार्ड है आखिर दौर में खेला गया, वही कहीं ना कहीं बीजेपी को फ्रंट पर ले आया। मैं बस जल्दी से आपसे ये जानना चाहूंगा, हार बड़ी या जीत? निश्चित रूप से जाहिर तौर पर वो जो जीता वही सिकंदर, जीत तो बड़ी होती है। ठीक है निनाद सेठ साहब, आप किस तरीके से इसका तज्जिया करेंगे, किस तरीके से देखते हैं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या मैसेज देते हैं ये नताइज? देखिए, जो नतीजे आए हैं उसमें कोई शक नहीं है कि 1975 के बाद पहली बार इतने कम मार्जिन से बीजेपी जीती है और कांग्रेस ने 16 सीटें बढ़ाई हैं। तो राहुल गांधी ने अपना पहली बार कुछ दिखाया है कि भाई गुजरात में, पर गुजरात में जो परिस्थितियां थी वो यूनिक थी। जरूरी नहीं है कि वो यहां से हम भारत के लिए ज्यादा आगे ले जाए। इस तरह की परिस्थितियां बार बार नहीं आने वाली हैं। 22 साल की एंटी इनक्यूबेंसी, इतना बड़ा पाटीदार आंदोलन, जीएसटी पे रोष, ये सब ऑल इंडिया में नहीं आने वाला। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कर्नाटक में अगला इलेक्शन है, वहां यही एंटी इनक्यूबेंसी कांग्रेस ने झेलनी है। तो कांग्रेस इससे अगर ये लेसन ले रही है कि हम दिल्ली जीत जाएंगे, या तो ये दिल्ली तो दूरस्थ, अभी इतना आसान नहीं होगा। 3 चीजें कांग्रेस के लिए में नहीं है। पहली बात, गुजरात मॉडल जो या जो भी मॉडल मोदी जी कह रहे हैं, वो हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में इतनी बड़ी जीत लाया है। जो सबसे बड़ा, जो दिल्ली, जो जिसे हम काऊ बेल्ट कहते हैं, उसे जीते बिना इंडिया नहीं जीता जाता, और वहां पे वजूद नहीं है कांग्रेस का, और ऐसा कोई नैरेटिव नहीं मुझे नजर आता कि वो उस वजूद को खड़ा कर सकेंगे। दूसरा, करप्शन में अभी भी बहुत दम है। लोग जैसे, ये इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में जैसे लोग रिच होते हैं, इंडिया तो अब $2 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहा है, तो मिडिल क्लास ये मांगता है कि करप्शन पे एक्शन हो। करप्शन, एंटी करप्शन में भी बहुत दम है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हम कर्नाटक में देखेंगे और आगे भी देखेंगे कि गुजरात के इतने सारे लेसन्स नहीं है जो राहुल गांधी अचानक नेशनली ले जा सके। हाँ, अगर राहुल गांधी अपने नहीं, तो ये जो खुश हो रहे हैं जी, तो क्या बेवजह खुश हैं, और इन्हें इतना नहीं खुश होना चाहिए? बिल्कुल। जिस तरीके का आज उनका रिएक्शन आया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं 3 चीजें देखता हूं इस रिएक्शन में। देखिए, ऐसा है, क्रिकेट का अगर मेटाफर देखें तो इनिंग डिफीट नहीं हुई, हम 50 रन से हारे, तो कैप्टन कोहली खुश नहीं होगा। वो सोचेगा कि भाई हम क्या करें, कैसे हम प्रैक्टिस ज्यादा करें, कैसे हम ज्यादा रन बनाएं। तो ये तो खुशी, मतलब मेरे को तो बड़ी हैरान कर रही है, क्योंकि बहुत प्रीमेच्योर खुशी है। ये कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। संगठन बनाना है, जमीन पे कर्नाटक बचाना है, और उसके आगे ये जो नैरेटिव आप कह रहे हैं, कांग्रेस की 44 सीटें हम भूल जाते हैं, 277 सीटें चाहिए भारत को चलाने के लिए, और उसमें कांग्रेस को अगर पार्टनरशिप भी करनी है तो ठीक है सर, तो ये हो सकता है अपने नाज़रीन, पार्टनरशिप भी अगर करनी है तो ये हो सकता है जूनियर पार्टनर बनना पड़े। नहीं, मैं सिर्फ एक संशोधन करना चाहिए, जो कि फैक्चुअल बात है कि 1975 में बीजेपी या जनसंघ नहीं जीती थी, बल्कि जनमोर्चा जीता था, जिसके नेता बाबू भाई पटेल थे। और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि स्वतंत्र पार्टी जो लोक दल में विलीन हो गई थी उससे पहले, वो सबसे बड़ी पार्टी होती थी स्वतंत्र पार्टी गुजरात की, जनसंघ नहीं होती थी। ठीक है सर, ठीक है, ये आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ सरवत जहां फातिमा साहिबा, जो कि कौमी तर्जुमान है कांग्रेस की, वो भी जुड़ चुकी हैं। सरवत जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, और मैं आपके ही पास आना चाहूंगा। इतनी खुशी क्यों आखिर? अपनी हार में भी जीत तलाशने की आखिर क्या वजह, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि 100 साल पुरानी पार्टी को एक 24 साल पुरानी पार्टी आज न सिर्फ हरा रही है, बल्कि इस वक्त इंडिया की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। 75% आबादी पर और मुल्क के 75% हिस्से पर अपना कब्जा कर चुकी है। क्या आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है ज्यादा, जितना आप हमलावर हैं उससे? सऊद, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 24 साल पुरानी पार्टी आज करीब बहुत बड़े हिस्से पे काबिज हो चुकी है। इससे हम इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन 125 साल पुरानी पार्टी अपने आइडियोलॉजी पे हमेशा रही है और आज भी है। और जिस तरह से 24 साल की पार्टी अभी जिस तरह का हिंदुस्तान बना रही है, जिस तरह से चाहे इकोनॉमी के सूरत हाल पे देखी, चाहे समाजी भेदभाव देखी, चाहे भाईचारगी पे वार देखिए, या इस तरह की बहुत छोटी बड़ी चीजें हैं
जिससे आज इंसान सफोकेशन महसूस कर रहा है। एक आम आवाम आदमी अपनी आज़ादी, जो एक आज़ाद हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे थे, कहीं ना कहीं हम सफोकेशन फील कर रहे हैं। और एक हम ही नहीं, हम जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी सफोकेशन फील कर रहे हैं। तो आज अभी जिस बात का तस्करा आप कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत पे इतना खुश नहीं होना चाहिए, असल में वाकई भी हमारी लगातार हार होती गई है। और ये जो गुजरात का इलेक्शन था, एक बहुत ही एक अहम इलेक्शन इसे कहेंगे, जो कहेंगे हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन था, क्योंकि ये मोदी जी के गढ़ में जाकर के वहां सेंध लगाने की बात थी। आप देखेंगे कि अगर एक तरफ राहुल गांधी अपने सारे जाबाजों को लेकर के थे, तो एक तरफ मोदी जी जो सरकार में है और काफी मजबूत भी हैं, पूरे कैबिनेट के साथ वहां पे पूरा 1 महीना या 2 महीने 3 महीने उन्होंने पूरा इस पार्लियामेंट तक को क्लोज कर दिया और वहां पे जमे रहे। ऐसी सूरत में अगर हम इतने बड़े फासले को तय किए हैं और उनके नंबर को बहुत कम लेकर के आए हैं, तो आप को ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की वाकई हार में भी जीत है। क्योंकि हमने गुजरातियों के उन मुद्दों को तलाशा, गुजरातियों के उन परेशानियों को तलाशा। आपको अगर याद हो तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ वहां के मुद्दों को उठा रहे थे। लेकिन जैसे कि देखिए, लेकिन सरवत जी, निनाद जी ने जो बात कही, मैं उस पर इशारा करना चाहूंगा, उसके बारे में रिएक्शन चाहता हूं बहुत जल्दी से। मैं आ रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात पूरी रखिएगा, लेकिन मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि अगर मैच हार रहे हैं और कम फासले से हार रहे हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है कि आखिर कमी कहां रह गई, उस कमी को तलाशे कि सामने वाली पार्टी या फिर सामने वाली टीम पर ही आप कहें कि अरे भाई तुम तो ये नहीं कर पाए, हमें तो बहुत कम रन से हराया। ये जो स्टेक है वो कितना ठीक है? सऊद सेकेंड फेज में जिस तरह से उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश करी, जो उनका आखिरी हरबा है, उसे उन्होंने इस्तेमाल किया और शायद वहां वो कामयाब हुए। रहा सवाल टीम लीडर अगर ज्यादा खुश नहीं होगा तो फिर उसके नीचे काम करने वाले, ये यहाँ क्रिकेट का मैच नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ टीम लीडर को ज्यादा अपने आप को मजबूत दिखाना पड़ता है और हौसला दिलाना पड़ता है अपने नीचे काम करने वाले लोगों को, ताकि उनका जज्बा रहे। आगे कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, इन सब में हमें बाजी मारनी है और इंशाल्लाह मैं आऊंगा आपके पास आता हूं। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के भी लीडर आनंद साहू जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। जल्दी से मैं इस पर रिएक्शन ले लूं कि जो राहुल गांधी ने आपको कहा, आज जिस तरीके का उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आई और जो हमले किए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में मुझे लगता है कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में अगर आएंगे माननीय राहुल गांधी जी, तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और वो जो भी कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं कह रहे हैं, जोरदार झटका लगा ये मान रहे हैं फिर, यानी आप कई बार बोल चुके हैं इस प्रकार की बात कि मुझे आत्मा से बहुत सीखने को मिला और बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने हमें प्यार दिया। ये बातें वो 10 साल से बोल रहे हैं। और ये जो अभी गुजरात का जो चुनाव हुआ, उसमें राहुल गांधी जी इतने उत्साहित हो रहे हैं, मुबारक हो। मैं 2 बात पर जाना ये अच्छी बात है लोकतंत्र में, उन्होंने मोटे तौर पर जो कहा कि वोट मिली, जोर का झटका लगा। एक बात उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात की जनता ने, गुजरात की आवाम ने आपको मैसेज दे दिया कि आप जो हेट पॉलिटिक्स करते हैं उस पर मोहब्बत की जीत होगी, जैसा वो कह रहे हैं कि गुजरात ने ये सिखाया। तो इन दोनों बातों पर कम से कम आपका क्या रिएक्शन है? झटका लगा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो कोई झटका नहीं, हम लोग इतने उत्साहित हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, वो जो कह रहे हैं कि हेट पॉलिटिक्स, हु स्टार्टेड द हेट पॉलिटिक्स, किसने शुरू किया? अगर ये इतने अच्छे अगर पॉलिटिक्स करते तो ये लोग इतने साल तक अपोजिशन में लगातार ये नहीं बने रहते, ये सरकार में होते, हम अपोजिशन में होते। ठीक है। सो हु स्टार्टेड द हेट पॉलिटिक्स? कांग्रेस स्टार्टेड द हेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में अगर विपक्ष भी अगर आई है तो कांग्रेस की देन है, सरकार भी आई है तो कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस जैसा अगर इनका जिस तरह से नीति, नेतृत्व और जिस प्रकार का लीडर है, नेता है, तो ये मुबारक हो कांग्रेस को। चलिए, यानी कि कांग्रेस का ये स्टैंड एक तरीके से कांग्रेस की अना को, उसके अहंकार को जाहिर करता, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन सरवत जी इस पर हंस रही हैं, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन राजकुमार भाटी जी, जो बातें आज राहुल गांधी ने की और जिस तरह का लहजा नजर आया, क्या उन्हें पहले अपनी बात रखनी चाहिए थी नतीजे के फौरन बाद?
और उसके बाद अगर वो 24 घंटे बाद भी अपनी बात रख रहे हैं तो क्या वाकई उन्हें इतना खुश होने की जरूरत है? ये राहुल गांधी का खुश होना बेवजह नहीं है, वो ठीक खुश हो रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है गुजरात में, जहां देश में ये माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए खुला मैदान पड़ा है, कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कड़ी टक्कर गुजरात के अंदर उनके घर में, बीजेपी के गढ़ में दी है, नरेंद्र मोदी के घर में दी है। बीजेपी को 99 सीट तक ले आना और कांग्रेस का 80 तक पहुंच जाना, और 12 सीटों पे कांग्रेस 250 से कम वोटों से हारी है। अगर वो 12 और जीत जाती तो सरकार कांग्रेस की होती। मैं तो ये कह सकता हूं 176 के करीब कुछ आंकड़ा है। मैं ये कह सकता हूं कि मतदाता ने तो कांग्रेस को जिता दिया, कांग्रेस की सरकार बना दी। अगर हारा तो कांग्रेस का मैनेजमेंट हारा है, जो कांग्रेस ठीक से मैनेज नहीं कर पाई, बूथ लेवल पे वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई, या थोड़ी बहुत सरकार की मदद बीजेपी को मिली। सरकारी स्तर पर भी सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग हुआ, मुद्दे भी भावनात्मक उठाए गए, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल गुजरात में पड़ रहा, सरकार गुजरात में पड़ी रही, इसके बाद भी 115 से 99 पे आ जाना और ये नरेंद्र मोदी की हार है। जब देश में बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं था। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा राजकुमार भाटी जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जो है ठीक है, आनंद साहू के प्रति लोकतंत्र में बहुत बड़ी एक पूरा भारत के लोगों को आप नकार रहे हैं, और एक स्वतंत्र जो ये एक संस्था है, सर्वोच्च संस्थाएं हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा। आपके दिल में लोकतंत्र का कितना सम्मान है तो आपके व्यवहार से पता चल रहा है। आप बोलने नहीं दे रहे दूसरे प्रवक्ता को, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। लोकतंत्र का कितना सम्मान आपके मन में है ये तो पता चल रहा है, जाहिर हो रहा है। ठीक है, आपका व्यवहार से पता चल रहा है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आप ये कह रहे हैं कि मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 22 साल की उसको बाहर करने के लिए तो थी, एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर कोई भी पार्टी लगातार इक्तिदार में है तो सबसे बड़ा उसके लिए मुश्किल एक तरीके से पड़ाव होता है, या फिर कहीं ना कहीं एक पत्थर खड़ा होता है सामने, वो एंटी इनकम्बेंसी से पार जाना। 22 साल बाद भी इक्तिदार में आ रही है, ठीक है, सीटें कम हुई, तो क्या ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की फेल्योरिटी नहीं है? वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा, ये आप क्यों, ये कोई नहीं बात कर रहा है। सवाल मुझसे किया गया है राजकुमार भाटी जी से, रिलीजन एंड सो काइंड ऑफ डिफरेंट पॉलिटिक्स, इवन देन आवर वोट। देखिए, हम आपके यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ पर जो डिबेट का तरीका जो है बड़ा कायदे का सिविलाइज्ड है। यहाँ पर जो है वो लोग एक दूसरे के बीच में बोलते नहीं है। अगर इस तरीके से होनी है बहस तो हमें इजाजत दीजिए। नहीं सर, मैं ठीक है। आनंद साहू जी धैर्य बनाए रखें, लोकतंत्र का सम्मान रखें, उतावले ना हो आप। आपको जब समय मिलेगा आप अपनी बात रखें। आनंद साहू जी, मैंने सबके बीच में भाटी से पूछा है, सबके बीच में बोल रहे हैं, अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं, तो उनको समय जाए। ये बीजेपी की कार्य संस्कृति, सारे लोगों का सवाल हमारे ऊपर खड़ा करेंगे। अरे तो आप ही बोलते रहेंगे क्या पूरी डिबेट में? ये भाषण नहीं है, डिबेट है। मुझे भाषण नहीं है, ये मंच नहीं है आपका, किसान का बेटा, ये बीजेपी का मंच नहीं है। ठीक है, किसान बहुत तमीजदार होता है, किसान ऐसा नहीं होता। आनंद साहू जी, आनंद साहू, किसान के बेटे होते हैं। आनंद साहू, आपका भाषण, अनुशासन का परिचय दो। आनंद साहू जी, आपका मैं आनंद साहू प्रवचन, मैं उनसे प्रवचन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं खुद जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तब आप जवाब देना। उनसे बहुत संजीदा सवाल पूछ रहा हूं। अगर उन्हें कहीं ना कहीं ये जीत अच्छी नजर आ रही है और मैनेजमेंट उनको लग रहा है कि कहीं सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ, तो मैं वही पूछ रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम नहीं किया। 22 साल बाद भी अगर 99 सीट ला रही है तो क्या बीजेपी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी जीत नहीं है? और क्या ये साबित नहीं करता है कि 22 साल बाद भी एक पार्टी लगातार आवाम के दिल में है? सऊद जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत गंभीरता से टिप्पणी करूंगा। इस चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि गुजरात में सरकार किसकी बनी, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। ये पूरे देश में एक संदेश गया है और ये 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, सामने कोई मजबूत नेता नहीं है और नरेंद्र मोदी के लिए खुला मैदान पड़ा है और वो हर जगह जीतेंगे। ठीक है, लेकिन इस चुनाव से संदेश गया, 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्या ये एक वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए? मैं इसको समझूंगा। आनंद साहू जी, आपके पास भी आऊंगा। निनाद जी भी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास आऊंगा। वक्त जरा एक छोटे से वक्फे का हो गया है, ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो
तो गुजरात नतीजे क्या कुछ कहते हैं और ये नताइज का असर आने वाले साल में जो 8 असेंबली इंतखाबात हैं, साल 2019 के जनरल इंतखाबात हैं, उस पर क्या पड़ने वाले हैं और कांग्रेस हारने के बाद भी जश्न क्यों मना रही है और बीजेपी जीतने के बाद भी उतनी ज्यादा खुश क्यों नहीं नजर आ रही है, इसी पर जरा हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और निनाद सेठ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। निनाद जी, यहां जो बातचीत हो रही थी उस पर आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाहते, मैं चाह रहा हूं जल्दी से आपकी बात आ जाए। मेरी बस एक छोटी सी बात है कि भाई गुजरात से एक बड़ा दिलचस्प चीज उभरी है जो शायद नेशनली रेलेवेंट है। वो ये है कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने हैं राहुल गांधी, वो इतने सारे मंदिरों में गए, तो क्या और उससे और 10 सीट लेके आए, जहां जहां वो मंदिर गए उनमें से 28 मंदिरों में से 10 सीट लेके आए। क्या इससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा? क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तरह राइट ऑफ सेंटर जाएगी? क्या कांग्रेस अपने मूलभूत इस्लामिक प्रायोरिटीज जिसे कहते हैं उनसे मतलब मुसलमानों की जो प्रायोरिटीज होती हैं, पहली बात मुसलमानों की प्रायोरिटीज के बारे में एक भी शब्द मैंने तो सुना नहीं कि उन्होंने बोला, क्या वो उससे शिफ्ट करेंगी? और अगर ये लेसन लेती है कि भाई हमारे को भी थोड़ा सा प्रो हिंदू बनना है और तो इससे सॉफ्ट हिंदुत्व से थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया में बढ़ना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, स्टांस क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बड़ी और दिलचस्प डेवलपमेंट होगी अगर ये लेसन कांग्रेस लेती है कि हमको भी अब मुसलमानों की प्रायोरिटीज से हटके। लेकिन सर यहां पर हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, वो ये बार बार कहते रहे हैं कि जब जब सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता कांग्रेस ने अपनाया तब तक उसको चोट खानी पड़ी। राजकुमार भाटी जी। नहीं, मुझे निनाद जी ने जो एक शब्द कहा कि मुस्लिम प्रायोरिटी, ये आरएसएस की भाषा, बीजेपी की भाषा है। अगर हम भाईचारे की बात करते हैं, शांति सद्भाव की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, तो ये मुस्लिम प्रायोरिटी हो गई, ये मुसलमानों को पक्ष लेना हो गया, ये हिंदूवाद छोड़ना हो गया। राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? मतलब हिंदू वो होगा जो मुसलमानों का विरोध करे, आप शायद जो मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाए। मैं ये पूछ रहा हूं पॉलिटिकली जो स्टांस लेती है कांग्रेस, वो क्या प्रायोरिटी नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं कि एक मतलब अल्पसंख्यकों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। मैं आ रहा हूं जी हाँ सऊद मियां, इस पे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमें कुछ भी एक्सपर्ट कमेंट देने से पहले इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। हिंदू महासभा कांग्रेस की सदस्य रही है, कांग्रेस के अंदर थी 1936 तक। मदन मोहन मालवीय उसके कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और कांग्रेस एक ऐसा अम्ब्रेला थी जिसमें मार्क्सिस्ट से लेकर के और कट्टरपंथी हिंदू या राष्ट्रवादी लोग भी थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मैं तो कांग्रेस इंदिरा की बात कर रहा था। लेट मी कंप्लीट यार। अब आज की जो मंदिर जाने की बात है, तो मंदिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंदिरा जी भी मंदिर जाती थी, नेहरू जी ने तो अपना पहला जो स्टैचू खड़ा किया था शिवाजी महाराज का, वो नेहरू जी गए थे शिवाजी का वो करने। लेकिन तो ये कुछ मंदिर जाना पॉलिटिकली ड्रिवन लग रहा था। देखिए, जिस पार्टी को भाई आप चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है ना, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना न लेना एक न देना दो। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं, जब हम सियासत की बात करते हैं, तो सियासत हारने के लिए नहीं होती है, सियासत जीतने के लिए होती है। हाँ, तो जीतने के लिए क्या वो और मंदिरों में जाएंगे? एक बार बाबू जगजीवन राम से किसी अमेरिकी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, व्हाई इंडियन पॉलिटिशियंस आर सो पावर हंग्री। जगजीवन राम बाबू का जवाब याद है आपको? जो जगजीवन बाबू का उनका जवाब था, जो जनता गवर्नमेंट में उप प्रधानमंत्री थे जिसमें भाजपा भी थी, उनका कहा था, द पॉलिटिशियन हु इज नॉट पावर हंग्री हैज नो बिजनेस टू बी रिमेन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स के जरिए ही आप बदल सकते हैं। बीजेपी बहुत तो इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी मंदिर चले गए या नरेंद्र मोदी मस्जिद चले गए, वो अहमदाबाद की मस्जिद में तो नरेंद्र मोदी भी गए थे, तो वो भी विषय उठना चाहिए। लेकिन ये नहीं उठ रहा है, तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से खेल खेलते हैं। लेकिन मेरा निवेदन, मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि गुजरात इलेक्शन की जो ये जीत हुई है, बीजेपी इतराने की जरूरत नहीं है, इस खुश फहमी में रहने की जरूरत नहीं है।
खुशफहमी तो बहुत अच्छी है, खुशफहमी इसलिए अच्छी है कि नेशनली 27 साल बाद मेजोरिटी आई है, मेजोरिटी जल्दी जाती नहीं है। अगर इससे कोई नैरेटिव देखिए, कांग्रेस ने 80 सीटें जीती हैं, 80 में से 67 सीटें जो हैं कांग्रेस की वो रूरल सेक्टर से हैं। बिल्कुल, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं आपके चैनल पर, मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं, अगर कांग्रेस के साथ दूसरी जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं वो मिलकर के अर्बन वर्सेस रूरल ये नैरेटिव फैल जाता है, ये नैरेटिव तो इसलिए नहीं फैल सकता कि कॉम्बिनेशन की जरूरत है कि यूपी में ये चौधरी चरण सिंह की पॉलिटिक्स है। यूपी में 240 इसलिए घबराहट पैदा हो रही है। यूपी में 240 बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना जिन लोगों ने रूरल सीट बीजेपी के पास आई है, ये नैरेटिव बेकार है। मैं तो देखिए पॉलिटिक्स का, मैं पॉलिटिक्स का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, इस पर जो है वो ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुशफहमी की जरूरत नहीं है। ये जो कास्टिज्म चल रहा है, ठीक है सर, ये इस वजह से, ये घबराहट इसी वजह से है। इफ यू फ्लोट दिस नैरेटिव इनटू पॉलिटिकल अरीना, यू नीड नॉट टू द कास्ट कॉम्बिनेशन इटसेल्फ। ये चौधरी चरण सिंह की पॉलिटिक्स है, जिसने उत्तर प्रदेश में, आपको फिर मैं याद दिलाता हूँ, चूंकि यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत जल्दी जल्दी 67 में 418 की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आए थे 101, और उस समय तक बीकेडी नहीं थी। लेकिन जब चौधरी साहब ने 69 में बीकेडी बनाई, तो बीकेडी की आए 117, जनसंख्या आए 47। चूंकि वो जो प्लैंक था, हिंदुइज्म का जो प्लैंक था, वो चौधरी साहब ने तोड़ दिया। बिल्कुल, आपने बहुत, ये पॉलिटिक्स उभर करके आ रही है, तारीख के अंदर से जो तमाम अलग अलग पहलू आप बता रहे हैं, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आनंद साहू जी, राजकुमार भाटी जी जो बात कह रहे हैं, क्या वो सही नहीं है? क्योंकि 1-on-1 फाइट हुई कांग्रेस और बीजेपी की गुजरात में, और आपको कहीं ना कहीं परेशानी हुई, पूरे कैबिनेट को वहां मौजूद होना पड़ा, पीएम ने खुद भी मोर्चा संभाला, 34 रैलियां की, काफी वक्त तक वहां पर डटे रहना पड़ा, तब जाकर के 99 सीट हासिल हुई हैं। आप कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आप कांग्रेस से युक्त गुजरात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जो बड़े से बड़े धुरंधर थे सारे हार गए। 3 बड़े नेता जो कांग्रेस के पिलर माने जाते, युक्त गुजरात आप सुन लीजिए, ये तो और दूसरा मैं जो सवाल सुन लीजिए, और जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस, अरे आप, मैं वही बता रहा हूँ, ये दिक्कत है। आप 10 मिनट सबको सुने, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो यू जंप इन, ले रहा हूँ। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको कम से कम बोलने का अधिकार होना चाहिए। मैं इतने देर से चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं बोलने लगा तो सारे दौड़ पड़ते हैं। आपकी ही बात, आप कहते हैं कि आप बीच में क्यों आते हैं? मैं आपकी ही बात ले रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपका हमला मेरे ऊपर है तो ठीक है, ठीक है सर, आपका हमला मेरे ऊपर है तो मेरे पास मैं सवाल उठाए, ठीक है, कांग्रेस जो है आप मुक्त करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी जैसे अध्यक्ष बने, 2 राज्य हारने का तुरंत लिस्ट जुड़ गया कि उनके अध्यक्षता आते ही 2 राज्य हार गए। अरे आप खुश हो लीजिए। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के लोग इसी तरह खुश होते रहे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि भाई थोड़े थोड़े वोट बढ़ते जाएं आपका, और आप खुश होते रहिए। मैं बस ये जानना चाह रहा था, राजकुमार भाटी जी ने कहा कि नेशनल लेवल पर आपके सामने अब एक चेहरा खड़ा हो गया, मैं उस पर रिएक्शन चाह रहा था। खुश हो लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम तो चाहते ही हैं कि एक चेहरा आए, अपोजिशन मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, हमको इसमें भरोसा, तभी तो लड़ाई में मजा आएगा। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रूरल में हार गए, अरे आपको पता होना चाहिए, एक इतनी बड़ी युद्ध में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता है, और जबकि टोटल वोट परसेंटेज कांग्रेस का ज्यादा बढ़ा है। आप देखिए, ये अगर इतना उत्साह होता कांग्रेस के प्रति, तो मैं आ रहा हूं सर्वा जी, आप रिएक्ट करना चाह रही वोट है, लेकिन इसमें जो वृद्धि हुआ है वो हम पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे कि जो पाटीदारों का वोट है, उसके बावजूद वो 3 के 3 जो नेता कल्पेश, हार्दिक, ये सब के सब मात खा गए। खुश हो लीजिए, 5 साल लगेगा गुजरात में फिर चुनाव को देखने के लिए। 2019 में
पूरे के पूरे लोकसभा नहीं जीतेंगे। फिर तो जो जीता वही सिकंदर सर, वही वाली बात है कि जो जीता वही सिकंदर। आप जितने भी अंदर बात कर लीजिए, मैं आता हूं सर, मुझे एक और छोटे से ब्रेक पर जाना है। सरवत जी भी इस पर रिएक्ट करना चाह रही है, लेकिन ब्रेक के बाद उनका रिएक्शन लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्दी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद जो सूरत हाल बन रही है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, और ये नतीजे मुस्तकबिल में कितना असर डालेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के आगे का मुस्तकबिल कैसे तय होते हैं इन नतीजों के बाद, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सरवत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आनंद साहू जी को आपने सुना, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। अगर आप हार पर भी खुश हो रहे हैं तो खुश होते रहिए, कह रहे हैं। कोई बात नहीं है, उन्हें मेरी खुशी से जलन क्यों हो रही है। आपको थोड़ी सी गुजरात चुनाव के मुतालिक बात बताना चाहेंगे। 2014 में भाजपा का वोट प्रतिशत 60% था, 60%, अब कम होकर 49% रह गया। 2014 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 33.5% था, जो बढ़कर 41.4% हो गया। ठीक है, सरकार हम नहीं बना रहे, अलग बात है। उनके 6 मंत्री हार गए हैं, बिजली मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आदिवासी समाज कल्याण मंत्री और पेयजल मंत्री हार गए हैं। मंत्री ऊंझा विधानसभा से, जो प्रधानमंत्री जी के गृह नगर वडनगर उसी में आता है, ऊंझा विधानसभा में 1972 के बाद 19,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी वहां पे जीती है। आनंद साहू जी, आपके लिए है ये डेटा, बातों का चर्चा नहीं होता। चाहूंगा मैं। ये अलग बात है कि हिमाचल में एक मिनट पूरी बात आने के बाद, ठीक है, पूरी बात आप आ जाए। ये अलग बात है कि हिमाचल में इनके चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट इनका हार जाता है, उसका चर्चा नहीं होता। ये अलग बात है कि योगी जी अपने जब लोकल बॉडी के चुनाव में जिस बूथ पे वोट करते हैं उस बूथ से बीजेपी हार जाती है, अपने वार्ड में वो बीजेपी को नहीं जिता पाते हैं, वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाता है। ये अलग बात है कि इन सब बातों का चर्चा नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इंदिरा जी आई थी तो उन्हें लोगों ने गूंगी गुड़िया कहा था, में बैठी थी पार्लियामेंट में, तो उनके पीछे बीजेपी के सीनियर नेता बैठे हुए उनका मजाक उड़ाते थे। ये अलग बात है कि 10 साल उन्होंने शानदार यूपीए सरकार चलाई थी। उसी तरह से आज आदरणीय राहुल गांधी जी जब आए और गुजरात चुनाव में एक मजबूत टक्कर दी है। एक मिनट थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। गुजरात में जो इन्होंने बदहाली करी है, जब आज के प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री थे 2012 में, तो 115 सीट बीजेपी जीती थी, और आज गुजरात का पहली बार मुख्य प्रधानमंत्री बना है, उसके बावजूद 99 सीट पे वो सिमट गए। उनको खुश हो लेने दीजिए, उनको खुश होने का हक है। आनंद साहू जी, इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगा। सरकार नहीं बना पा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष जरूर रहेगी। और क्यों खुश है, उस खुशी की वजह बता रही है। देखिए, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ खुश होने का कारण क्या है। 13 लाख स्कूल बंद करा दिए हैं इन्होंने इस 22 साल में, सरकारी स्कूल, इसलिए ये खुश है। ये स्वास्थ्य में सारे सरकारी हॉस्पिटल्स बंद करा दिए, इसलिए वो खुश है। किसान मर रहे हैं, इसलिए वो खुश है। ठीक है सरवत जी, अब आपका सवाल आ गया। ठीक है सरवत जी, मैं इस पर जवाब ले रहा हूँ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पहले तो आपका आत्मविश्वास को सलाम करता हूँ कि आप जो है हार में भी जीत का आभास कर रहे हैं और आने वाला टाइम में उसी खुशी में आगे युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत मुबारक हो, ये खुशी आपकी बरकरार रहे, इसके लिए भी हम दुआ करेंगे। और आगे चुनाव ही नहीं, मैं ये कहूंगा चुनाव ही नहीं, हर दिन आप मंदिर जाइए और राहुल बाबा जो है, माननीय राहुल गांधी जी, सॉरी फॉर दिस वर्ड, अरे मंदिर जाने से आपको क्यों परेशानी है? मंदिर सिर्फ आपका नहीं है, मंदिर राहुल जी का भी है, मंदिर दूसरे हिंदुस्तानियों का भी है। देखिए, ये दिक्कत है, आपने तो बहुत मर्यादा बताई हमको, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी वाले मर्यादा में रहते हैं तब आप जो है अपनी मर्यादा पार कर जाते हैं। यही बात हो रही है कि गुजरात में कांग्रेस जीत रही है, आगे बढ़ रही है। अब कांग्रेस गुजरात से बाहर निकल गई। ये लोगों ने अभी चलाया है कि आप लोग जो है उत्साह में पहले जीत रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, बाहर हो गए गुजरात से। अब और आगे बढ़ते हिमाचल से भी बाहर निकल गए। नहीं, लेकिन अभी आप देखिए आनंद साहू जी, अभी आप जिक्र कर रहे हैं आगे बढ़ते बहुत से बड़े नेता आगे निकल सारे बड़े नेता हार गए। बहुत अच्छी बात है, पूरी होने दीजिए मेरी बात। गुजरातियों के सरवत जी मैं आ रहा हूँ। सरवत मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए।
मैं जानता हूं आप भी युवा हैं और राहुल जी भी युवा हैं। राहुल साहब को हम लोग 10 साल से देख रहे हैं। आपको तो मैं आज से पहले 1-2 बार देखा हूं टीवी डिबेट में, लेकिन राहुल साहब को क्या आपके ही परिवार के जो सीनियर लीडर हैं, जो आज तक हजम नहीं कर पा रहे हैं, माननीय राहुल साहब को वो लोग अभी हजम कर पाएंगे क्या? पहला ये बात है। दूसरी बात, राहुल साहब का जो आकलन है, 3 जो बवंडर नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ के वो सोच रहे हैं कि हम ठीक है इतने वोट बढ़ा लिए। आपको गुजरात के बाहर हार्दिक अल्पेश या जिग्नेश नहीं मिलेंगे। एक मिनट साहब, आप जैसे आप आगे बढ़ पाए पूरा होने दे लीजिए प्लीज, विनती है। जिन नेताओं के ये जो इसमें कंधों में सवार होके ऊपर तक आए और वो तीनों का तीनों धराशायी हो गए, वो पाटीदार लोग जो भोले भाले किसान लोग, तो जीते हैं सर। क्या वो 2019 तक जितना इन लोगों ने नेगेटिव फैलाने का प्रयास किया, जीएसटी हो चाहे और डेवलपमेंट का हो, जबकि देयर इज नो करप्शन, करप्शन की बात भी नहीं की। और कांग्रेस लगातार रिएक्शन लेते, मुझे बताया जा रहा वक्त कम है सर, वक्त कम है, इनका रिकॉर्ड है, वक्त कम है, उसके बावजूद सबसे रिएक्शन लेते हैं। मेरा एक खाली 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, मुबारक हो अगर आप इन्हीं लोगों इसी तरह से आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भारत को आप खंडित करके इस प्रकार की राजनीति करके आप सोच रहे हैं जीत जाएंगे। बहुत जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा सरबत जहां, मूर्ख नहीं है, जहां फातिमा जी वाला चुनाव में और बता देंगे सरबत जहां जी, बहुत जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। गुजरात के बाहर आपको हार्दिक, जिग्नेश और ठाकुर नहीं मिलेंगे कि आप इस तरीके से चुनाव जीत पाए या फिर चुनाव में अच्छा परफॉर्म कर पाए। लहर है, इस बात जल्दी से आपका जवाब करना पड़ेगा। ठीक है सर, जवाब दे दो बहुत जल्दी से। ये हमें लाख उलझाएंगे, ये हमें कितना भी अपने जाल में फंसाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं फंसेगी। कांग्रेस पार्टी इन्हें गुजरात की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहेगी। चलिए ठीक है, राजकुमार भाटी जी आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए वेकअप कॉल नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा, या फिर वो समझना नहीं चाहती है, दिखा रही है कि वो नहीं समझ रही है, लेकिन अंदर खाने इस पर बातचीत हो रही है? मैं तो आनंद साहू जी की बात का समर्थन करते हुए कांग्रेस को बधाई दूंगा। वो बार बार बधाई दे रहे हैं, कांग्रेस इसी तरह बढ़ती रहे। मैं भी बधाई दूंगा, कांग्रेस इसी तरह बढ़ती रहे। 2019 में बीजेपी का रथ रोके ताकि ये देश टूटने से बच जाए और ये देश गड्ढे में जाने से बच जाए। चलिए ठीक है, लेकिन वक्त थोड़ा कम है, इसलिए निनाद सेठ साहब, मैं जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है, अगर हम फ्यूचर की बात करें, आने वाले साल में 8 असेंबली इंतखाबात हैं, उसके बाद साल 2019 के जनरल इलेक्शंस हैं, राहुल गांधी एज अ लीडर इमर्ज हुए हैं, यह बात बार बार कही जा रही है। इस प्रोस्पेक्टिव में आप आगे की फाइट कैसे देखते हैं, 8 असेंबली इलेक्शंस और 2019 का इलेक्शन? सर फाइनल कमेंट करता हूं। देखिए, देयर इज नो डाउट कि राहुल गांधी ने गुजरात में एक टफ फाइट दी है बीजेपी को, पर आप गुजरात से इतने टेक अवेज नहीं है कि जो आप नेशनली पूरे हिंदुस्तान में ले जा सकें। मुझे लगता है कि इस तरह के नतीजे के बाद, 2 हारों के बाद, अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन दिखाया होता राहुल जी ने इंस्टेड ऑफ जो एग्रेशन दिखाया है, तो शायद कांग्रेस के ज्यादा काम आता। मेरे ख्याल से जो परिस्थितियां गुजरात में थी वो जल्दी से राकेश कपूर जी देखिए, यही सवाल, इसी का बहुत जल्दी से सर जवाब। देखिए, पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। नोबडी थॉट ऑफ द नरेंद्र मोदी वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वन डे। बिल्कुल अभी के नतीजे सर क्या बताते हैं? वेरियस लिटिगेंट्स, लेकिन अभी की बात है, गालिब का एक शेर है, उससे बात खत्म कर मत। दोनों बीजेपी और कांग्रेस, मत पूछ क्या हाल है मेरा, तेरे पूछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे, और एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, और एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ कहते हैं नतीजे, जरूरत है कि कौन पार्टी इसका सही मतलब और सही इशारा समझ पाती है, वही असल में सिकंदर होगी आने वाले वक्त में। आज का मुद्दा में बस इतना ही।